एक देश के तौर के ऊपर हमारी सरकार आज क्या कदम उठाती है वो तय करता है कि आने वाले सालों में यानी भविष्य में बाकी देश हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत के एजेंट्स उनकी धरती के ऊपर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के एक छोटे से मुस्लिम देश कतर ने जासूसी करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करके इजरायल को देने के आरोप में भारत के 8 नेवी वेटरन्स को डेथ पेनल्टी सुनाई है। अब इन सभी चीजों से भारत किस तरह से डील करता है, मोदी सरकार इन सारे केसेस को साइड बाय साइड कैसे हैंडल करती है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मोदी सरकार ने इन सभी केसेस में भारत को ब्लैकमेल करने वाले इन तीनों देशों को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देकर एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया तो इस तरह की चीजें हमें कल को दोबारा से देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका और कनाडा से ज्यादा सीरियस कतर वाला केस है। इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड वेटरन्स को लेकर कतर और भारत के बीच इस समय एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है। वैसे दोनों ही साइड ने पब्लिकली इस मुद्दे के ऊपर बयानबाजी तो नहीं की है, कहने का मतलब है कि कोई शोर शराबा तो नहीं हुआ है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स पूरी तरह से एक्टिव है। और जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के भारत के ऊपर आरोप के बाद भारतीय सरकार ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को देश से निकालने के लिए एक फरमान जारी किया था, ठीक वैसा कुछ भारतीय सरकार ने अभी तक कतर के साथ नहीं किया है। ना ही कतर के एम्बेसडर को समन किया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुद्दे के ऊपर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है। वैसे पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है। रिसेंटली जब COP28 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए थे, उसी दौरान उन्होंने कतर के रूलर तमीम बिन हमाद के साथ वहाँ पर एक मुलाकात की। अब इस समय भारत के 8 नेवी वेटरन्स कतर की कस्टडी में है, इसलिए भारतीय सरकार इस केस को लेकर बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल कर रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस केस में खुद ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कतर के ऊपर प्रेशर बनाने में भारतीय सरकार को सफलता मिल गई है, वो भी 48 घंटों के अंदर। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर से COP28 समिट में वहाँ पर मुलाकात की और उसके 24 घंटों के अंदर ही कतर ने इंडियन नेवी वेटरन्स को एक बहुत ही बड़ी राहत दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। कतर ने भारत के नेवी वेटरन्स को तीसरी कॉन्सुलर एक्सेस देने की घोषणा की है और ये भी कहा है कि उसी के कुछ ही दिनों के बाद कतर भारत के 8 नेवी वेटरन्स को चौथी कॉन्सुलर एक्सेस भी देगा। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है कि ये 8 नेवी वेटरन्स कतर में भारत के कॉन्सुलेट या एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पर तीसरी बार मीटिंग करेंगे। अभी अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले साल 2022 के अगस्त महीने में अरेस्ट करने के बाद कतर ने भारत के नेवी वेटरन्स को अभी तक केवल 2 बार कॉन्सुलर एक्सेस दी थी। एक बार पिछले साल अक्टूबर महीने में और दूसरी बार उसके ठीक 1 साल के बाद पिछले महीने 7 नवंबर को। ऐसे में माना जा रहा था कि तीसरी कॉन्सुलर एक्सेस मिलने में भारत को कई महीनों का समय लग जाएगा। अब कॉन्सुलर एक्सेस का फायदा ये होता है कि नेवी वेटरन्स एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उनके सामने अपना केस अच्छे से रख पाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमीद की मीटिंग के बाद तीसरी और चौथी कॉन्सुलर एक्सेस मिलना ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। इसी के साथ खबर निकल कर आ रही है कि कतर की कोर्ट्स में इस केस की अगली हियरिंग 7 दिसंबर को है, यानी ठीक 2 दिन के बाद। और खबर निकल कर आ रही है कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के 8 नेवी वेटरन्स को अपना नैरेटिव खुद ही सामने रखने की परमिशन दी है, यानी कोर्ट के सामने अपना केस खुद ही पेश करने की परमिशन दी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार इस पूरे कतर के केस को ठीक तरीके से हैंडल कर पा रही है, हाँ या फिर नहीं? हमें भी कनाडा की तरह कतर के साथ सख्ती बरतनी चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।